प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है फांसीवाद। फांसीवाद का इटली में प्रारंभ, मुसोलिनी का उत्कर्ष और मुसोलिनी और फांसीवाद के अंतर्गत इटली किस प्रकार से विश्व की एक प्रमुख शक्तियों के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब होता है। किस प्रकार से इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, किस प्रकार से दूसरे विश्व युद्ध के लिए एक बड़े कारण के रूप में हमारे सामने आते हैं। फांसीवाद कहते हैं, फांसीवाद जो फासिज्म लैटिन भाषा के शब्द फांसियों से बना है। इसका अर्थ है छड़ियों का बंडल। छड़ियों का बंडल या एक समूह और एक कुल्हाड़ी, लकड़ी का बंडल जिसे लाल फीते से बांधा जाता है। यह समाजवाद का, व्यक्तिवाद का विरोधी है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बजाय हेगल के राज्य के प्रति जो विचार थे उन विचारों का समर्थन करता है। ये अलग अलग जो है हथकंडे अपनाकर किस प्रकार से अपने विरोधियों का दमन करता है और किस प्रकार से अपने विरोधियों को लोगों की नजरों में गलत साबित करने का प्रयत्न करता है। ये फांसीवाद है। फांसीवाद का एक ही नारा था, मुसोलिनी का एक ही नारा था, युद्ध। शांति को गलत मानते हैं और युद्ध को जो है, युद्ध को आवश्यक मानते हैं। जिस प्रकार से केसर विलियम द्वितीय कहा करता था कि जर्मनी जो है या तो विश्व की नंबर 1 शक्ति या समाप्त हो जाए। इसी प्रकार से उसके लिए वो युद्धों का सहारा लेते थे। इसी प्रकार से मुसोलिनी का फांसीवाद जो था, इसमें राज्य सर्वोच्च है, राज्य के सारे अधिकार हैं और राज्य के लिए व्यक्ति बना है, और जो शांति को अभिशाप और युद्धों को एक राज्य की उन्नति के लिए बहुत बड़ा कारण मानते हैं। अब फांसीवाद क्या है? फांसीवाद बेटा अंग्रेजी शब्द जो है फासिज्म, अंग्रेजी शब्द फासिज्म लैटिन भाषा के शब्द फांसियों से बना है, जिसका अर्थ है लकड़ियों का एक छड़ियों का एक बंडल है। इसके साथ कहते हैं कि प्राचीन रोमन साम्राज्य के जो अधिकारी थे, प्राधिकारी थे, वहां एक शक्ति के चिन्ह के रूप में एक लकड़ी का एक बंडल रखते थे। कई बार आपने जो है फिल्मों में देखा होगा, राजा महाराजा के पास एक अधिकारी, उसका अधिकारी खड़ा है और वो एक अलग प्रकार का एक बंडल लेके एक गदा टाइप में लेके, ऊपर मुंह अलग सा है। कहते मुसोलिनी जो दल बनाया उसे फांसी दल कहते हैं। फांसी दल से अभिप्राय है, फांसीवाद से अभिप्राय है तानाशाही, बर्बरता, खुफिया पुलिस, निरंकुशता, उदंड पार्टी कार्यकर्ता। ये सारी बातें जो है इन्हीं चीजों के अंदर फांसीवाद की एक विशेषता है। इसके अंतर्गत कहते हैं कि जो है षड्यंत्रकारी तरीके से, कोई नीति नियत नहीं है, अपितु षड्यंत्रकारी तरीके से अफवाहें फैलाकर जनतांत्रिक संस्थाओं का दमन कर देना। फांसीवाद का जो मौलिक जो सिद्धांत है, अपितु हम ये कहें कि उसका कोई मौलिक सिद्धांत ही नहीं है। ये डार्विनवाद, बुद्धिवाद, विरोधवाद, परंपरावाद तथा हेगल के आदर्शवाद का मिला जुला एक रूप था। फांसीवाद के अंतर्गत ये कहते हैं कि सारी की सारी जो दुनिया है ना, जो मानव जाति है, वो सभी बुद्धिमान नहीं होते,
अपितु कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं और वो ही राज्य है, वही राज्य चलाते हैं। एक इस प्रकार की विचारधारा को जन्म देने का प्रयत्न करते हैं। मुसोलिनी जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर फांसीवाद लेके आते हैं। नाजीवाद जर्मनी के अंदर हिटलर लेके आते हैं। और स्पेन में जो है जनरल फ्रैंको। एक तानाशाही शक्तियों का उदय होता है जो ऐसे कार्य करते हैं, ये ऐसे कार्य करते हैं कि जिससे विश्व दूसरे विश्व युद्ध के मुहाने के ऊपर खड़ा हो जाता है। अब कहते हैं भाई ऐसा क्या था, सिस्टम क्या रहा, फांसीवाद के उदय के लिए क्या कारण सिद्ध हुए, ऐसा क्यों हुआ कि जो है विजित राष्ट्र था, एक विजित राष्ट्र था, उसके बावजूद यहां जो है फांसीवाद आया। इसके लिए कुछ कारण थे। सबसे पहला जो कारण था वो था वर्साय की संधि। वर्साय की संधि से हम थोड़े बैक में जाते हैं भाई। वर्साय की संधि से हम बैक में जाते हैं तो इसमें क्या देखते हैं, रोम कभी एक बहुत बड़े केंद्र, एक रोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर था उस एम्पायर का एक केंद्र बिंदु रहा था, एक केंद्र बिंदु रहा था। पोप का निवास स्थान यही था, पोप का निवास स्थान भी यही था। इससे अभिप्राय ये होता है कि क्योंकि ईसाई प्रजा, पूरे के पूरे यूरोप की प्रजा जो थी ईसाई थी और पोप को धर्म गुरु माना जाता है, इसका निवास स्थान भी यही था, जिससे रोम का जो प्रभुत्व था वो पूरे विश्व के अंदर मान्य था, ईसाई प्रजा के अंदर। पुनर्जागरण का प्रारंभ भी यही होता है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है जो हमने पीछे टॉपिक में किया था बेटा, 15वीं शताब्दी में भूमध्य सागर में व्यापार का प्रमुख केंद्र भी यही था। छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया फिर। और 1870 ईस्वी में जिस प्रकार से इटली का एकीकरण होता है और प्रादेशिक भूख बढ़ती है, प्रादेशिक के ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश प्राप्त करने की भूख बढ़ती है, उसी से के अभिप्राय, उसी को ध्यान में रखते हुए 1882 ईस्वी में त्रिगुट बना था, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हिंगरी। इन तीनों शक्तियों ने एक गुट बना लिया। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो युद्ध में जो है इटली ने भाग नहीं लिया। जब युद्ध प्रारंभ हुआ इटली ने भाग नहीं लिया, वो इंतजार करता रहा। नहीं तो उसे जो है जो त्रिगुट बना था उसके हिसाब से अपने मित्रों का साथ देना चाहिए था। 1915 में युद्ध में प्रवेश करता है, लंदन की गुप्त संधि के तहत 1915 में इटली युद्ध में प्रवेश करता है। जब इटली युद्ध में प्रवेश करता है, उसका एक कारण और था, अपने लिए उपनिवेश चाहिए थे। प्राचीन रोमन साम्राज्य को स्थापित करने की एक नीति थी। उत्तरी अफ्रीका, एशिया में अपने लिए उपनिवेश चाहिए था, आधिपत्य स्थापित करने की एक होड़ थी जो इटली चाहता था। अब वर्साय की संधि हुई बेटा, वर्साय की जो संधि हुई थी वो इटली के लोग अपमानजनक मानते थे। यहां तक कुछ समझ में आया? थोड़ा फांसीवाद का थोड़ा मैं ज्यादा ही बताने लग रहा हूं आपको, कुछ पल्ला पड़े भाई? अरे कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं बेटा? ये काजल, निधि, तन्नू, अंजू, रेणु, सजन, बेटा पल्ले नहीं पड़ा ना, बता दिया करो। मैं दोबारा उसको और सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा, ये ज्यादा बताने लग। चलो थोड़ा कम ब्रीफ कर देता हूं, ब्रीफ करूं पूरा बताऊं? मेरे को ये बताओ, एक तो छोटा करके बताऊं या पूरा अच्छी तरह खोल के बताऊं? ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले जर्मनी के साथ जो युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इटली विरोधी गुट में गया। अब वर्साय की संधि हुई।
वर्साय की संधि होने से पहले युद्ध में क्या हुआ? युद्ध में इटली का जन और धन का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इटली के अंदर बेरोजगारी फैल गई। अब वर्साय की संधि हुई, जो पेरिस के शांति समझौते हुए। इन समझौतों के तहत इटली का मानना था कि उसका मान सम्मान बढ़ेगा, उसे वो प्रदेश मिलेंगे जो प्रदेश लंदन की गुप्त संधि के तहत देने की बात हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध के संधि वार्ता के बीच में ही इटली का प्रधानमंत्री ओरलैंडो संधि वार्ता को छोड़ के आ गया। क्यों आया? उसका एक कारण था। जो संधि लंदन की गुप्त संधि हुई थी, उस संधि के तहत मित्र राष्ट्र अब उस संधि को मानने को तैयार नहीं है। जिन प्रदेशों की डिमांड वहां की गई थी उसको स्वीकार किया गया, उसको मानने को तैयार नहीं है। इटली का आर्थिक नुकसान, बेरोजगारी, उद्योग खत्म हो गए, जन धन का अत्यधिक लॉस हुआ। ये सारे काम होने के बावजूद भी इन्हें कुछ नहीं मिला। अपितु जर्मनी इटली के अंदर एक भावना फैली। इटली के लोग एक बात कहने लगे, हमने युद्ध जीता नहीं, अपितु जीत के भी हम युद्ध हार चुके हैं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम बेटा ये हुआ कि जो यहां इटली के लोग अब एक बात कहने लगे कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अपना खोया हुआ सम्मान। अब खोया हुआ सम्मान का नारा किसने दिया? खोए हुए सम्मान का नारा दिया मुसोलिनी ने। मुसोलिनी जब नारा दिया खोए सम्मान का, तो जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मुसोलिनी के पक्ष में आ गए। इसी दौरान एक घटना और घटती है। गणतंत्र में लोगों का विश्वास जो था वो कमजोर होने लग गया था। 1860 के आसपास जो है इटली में एक व्यवस्था चली आ रही थी जिसको गणतांत्रिक व्यवस्था कह देते थे। इसी सरकार ने संधि युद्ध में भाग लिया था। इसी सरकार ने संधि वार्ता में जो है कुछ हासिल नहीं किया था। परिणाम जो है लोग इसके बजाय अब ये कहने लगे, जिस आदमी ने नारा दिया गणतंत्र के बजाय जो आदमी नारा दे रहा है कि भाई मैं इटली के खोए सम्मान को लेकर वापस आऊंगा, तो लोग जो उसके साथ लगे। वो नारा दिया फासीवादियों ने, वो नारा दिया मुसोलिनी ने, तो लोग ज्यादा से ज्यादा इसका पीछे हो गए। चलो भाई इसके पीछे लग जाते हैं। अब एक घटना बड़ी इंपॉर्टेंट घटती है बेटा। 1919 से लेकर और 1922 तक का जब मुसोलिनी सत्ता में स्थापित करता है, जबरदस्त घटना घटती है। कहते हैं इस दौरान मिलीजुली सरकार बने हैं, कोई भी स्थायी सरकार इस समय नहीं बनती। मिलीजुली सरकार 6 बार सरकारें परिवर्तित होती हैं। अब 6 बार अगर सरकार परिवर्तित हो, बार बार चुनाव होने लग रहे हो, क्या होगा? एक साइड तो युद्ध काल के बाद की जो स्थिति थी कि लोग भूखे मरने पर मजबूर हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है। और जो युद्ध काल के दौरान जिन लोगों ने मुनाफाखोरी की थी, मुनाफाखोरी जिन लोगों के द्वारा की गई थी बेटा, उन लोगों का क्या नुकसान हुआ? उन लोगों का बेनिफिट क्या हुआ? उन लोगों के पास पैसा घना होगा, आम जनता उनसे जलने लगी, जले भी गई। वो सैनिक जिन्होंने जो है युद्ध में भाग लिया, वो आम मजदूर, वो देश का नागरिक जिसने युद्ध के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, और मुनाफाखोरों ने, भ्रष्टाचारी लोगों ने अब भी युद्ध के दौरान भी मुनाफाखोरी की, और अब भी जो है वो मुनाफाखोरी करने लगे। यानी भ्रष्टाचार था, सरकार स्थायी नहीं थी। इस बात से लोगों के मन में चेंजिंग आई। लोग जो है अब एक स्थायी सरकार चाहते हैं, एक स्थायी सरकार चाहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। और वो जो नारा दिया ना, वो नारा दिया मुसोलिनी के द्वारा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, मुसोलिनी इसका प्रभावशाली व्यक्तित्व था। मुसोलिनी जो मुंह से जो शब्द निकालता था, जो चीज वो बोलता था, लोग वो बड़े जोश के साथ
और लोगों की नब्ज पकड़ने की बात करता था। जिस प्रकार हिटलर ने कहा था, वही नारा इनका था कि किसी भी बात को इस प्रकार से प्रस्तुत करो, झूठ बोलो चाहे। हिटलर ने कहा था, ये नाजियों का नारा था, ये फांसियों का नारा था कि किसी भी बात को इस प्रकार से प्रसारित करो, झूठ बोलो चाहे, बार बार बोलो, वो सत्य प्रतीत हो जाए, ये फांसीवाद भी कहते हैं। एक बहुत जबरदस्त रूप से एक जबरदस्त वक्ता था। 1919 में मिलान में फांसी दल की स्थापना होगी, एक संगठन बनाया मिलान के अंदर, और इसमें जो मुसोलिनी जो है, ये एक योग्य नेतृत्व के रूप में उभर कर सामने आता है। अब यहां एक बात इंपॉर्टेंट है, मुसोलिनी जो है 1919 में दल बनाता है और 1922 में सत्ता के ऊपर कब्जा कर लेता है। ये चुनाव जीत कर सत्ता काबिल नहीं करता, चुनाव को जीत कर ही कब्जा करता, अपितु यह अभियान करता है, एक सैनिक अभियान करता है, अपनी सेना को लेके रोम की तरफ प्रस्थान करता है और रोम विजय कर लेता है। इसको स्वयं जो है राजा स्वयं अपना प्रधानमंत्री घोषित कर देता, चलो भाई, चुनाव में जीतता नहीं ये। अब इसमें कुछ बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि जो मुसोलिनी था और फांसी दल हिगल के विचारों से बड़ा प्रभावित था। हिगल ने क्या कहा था? हिगल ने कहा था कि राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, राज्य को ईश्वरीय रूप मानता था, इसलिए राज्य कभी गलती नहीं करता, ऐसा हिगल का कहना था। और ऐसा किसका कहना था? ऐसा जो है मुसोलिनी का कहना था। कुल मिला के नागरिक अधिकारों को, फांसीवादी जो है नागरिक अधिकारों का दमन करके उनके स्थान पर उन्हीं अधिकारों को कहते हैं जो राज्य के द्वारा दिए गए, यानी राज्य के देगा कर्तव्य, कर्तव्य देगा, राज्य सर्वश्रेष्ठ है और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये फांसीवाद का एक नारा था। फांसीवादी दल के अपने अपने अलग सिद्धांत थे। अब एक भय था, फांसीवाद के उदय के कारण एक बहुत बड़ा कारण था। अब भय क्या था? 1917 के अंदर रूस में साम्यवादी क्रांति होगी। 1917 में क्रांति होने के बाद रूस में सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया, सभी चीजों का। किसानों से, जो मजदूर, जो स्वतंत्र किसान थे, जमीन थांबे ले आओ, जो जमींदार थे थांबे आ जाओ, उद्योगपति थे थांबे आ जाओ, सबकी जमीन, सबका सब कुछ छीन लिया गया और उसको राज्य के नियंत्रण में देकर मजदूर किसान की बात कर दी। अब क्या हुआ? इटली में तो अलग माहौल बन गया। इटली में जो जमींदार लोग थे उन्होंने अपना संघ बना लिया, जो व्यापारी लोग थे उन्होंने अपना संघ बना लिया, जो अमीर घराने थे, उद्योगपति थे, उन्होंने अपना संघ बना लिया। अब मुसोलिनी का जो दल है, मुसोलिनी का दल पूरी तरह से साम्यवाद और व्यक्तिवाद, यानी समाजवाद, व्यक्तिवाद, इनका विरोधी है। इनको उखाड़ फेंकने की बात करता है, साम्यवाद को। अब ये लोग किसका निभा लिए? ये तीनों प्रकार के लोग किस प्रकार कहां चले गए? ये तीनों प्रकार के जो लोग थे, जमींदार भी, व्यापारी भी और तीसरा वर्ग जो था उद्योगपति, सारे के सारे जो है मुसोलिनी का निभा लिए, मुसोलिनी को अपना नेता मान लिया। इसके साथ साथ मुसोलिनी ने काम और भी किया। उसने किसानों को, कहते स्वतंत्र किसान जो थे, जमींदार, इनको जो है एक सिस्टम के रूप में क्रिएट कर लिया और किसानों को भी लाभ देने के लिए अपनी नीति बनाई, तो किसान भी संतुष्ट हो। सभी वर्गों की नब्ज पकड़ ली, जिसकी जो नब्ज थी उस नब्ज को पकड़कर आगे का कार्य ये लोग करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम अगर लोग ज्यादा से ज्यादा जो फांसीवाद की तरफ दौड़ते चले गए। साम्यवाद का भय, वर्साय की संधि, मुसोलिनी का व्यक्तित्व, ये और युद्ध के काल जो बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, इन सभी के कारण फांसीवाद का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से हुआ। फांसीवाद, अब ये फांसीवाद जो दल था, इसमें कौन थे भाई?
इसमें बेटा वो लोग थे जिन्होंने युद्धों में भाग लिया था, जो सैनिक थे, जो सैनिक इटली में आए युद्ध के दौरान और जो सेवानिवृत्त हो चुके थे, बड़ी संख्या में वे थे। अब ये सारे के सारे लोग मुनाफाखोर व्यक्तियों के द्वारा धन जो इकट्ठा कराया गया था उसके विरोधी थे, क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी थी। और इन सैनिकों का एक मानना था कि इटली में क्या हुआ है, इटली के साथ धोखा हुआ है। इसी बात का प्रचार प्रसार जो है इन सैनिकों ने, फासीवादियों ने और मुसोलिनी ने करना प्रारंभ कर दिया। लोगों की नब्ज पकड़ के कार्य प्रारंभ कर दिया। और जो है घूसखोर निकम्मी संसदीय सरकार के ऊपर सभी चीजों का दोष ढक दिया। भाई घूसखोर सरकार है, निकम्मी सरकार है, सभी का दोष जो है उसके ऊपर रखना प्रारंभ कर दिया। फासीवाद के कुछ सिद्धांत भी बता देता हूं थोड़े। मार्क्सवाद और लेनिनवाद के अपने सिद्धांत हैं, ये वर्ग सिद्धांत की, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन फासीवाद का कोई भी सिद्धांत नहीं है। इनका कोई सिद्धांत नहीं है। इनका सिद्धांत एक है, अवसरवाद। इसके बाद कोई भी इनका सिद्धांत नहीं है। फासीवाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, उदारवाद और लोकतंत्रवाद इन सभी का कट्टर विरोधी है। फासीवाद एक चीज का और भी विरोधी बेटा, बुद्धिवाद, तर्कवाद, कि कोई आदमी तर्क ना करो। इनका कहना था कि संपूर्ण जो मानव जाति है वो बुद्धिमान नहीं हो सकती। मुसोलिनी का स्पष्ट कहना था, मुसोलिनी जो है डार्विन के से अधिक प्रभावित था। अब डार्विन की थ्योरी क्या थी? वो डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, जो जीवन संघर्ष की प्रतिस्पर्धा में ठहर नहीं सकते वे नष्ट हो जाते हैं। फासीवाद ने हेगल की विचारधारा को से भी प्रभावित हुआ, इसमें राज्य सर्वश्रेष्ठ। अब जो इसने बात कही ना कि जो जीवन संघर्ष में प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर सकते वो नष्ट हो जाते, अभी ये दूसरा रूप में आ गया, यहां युद्धों के रूप में आ गई। मुसोलिनी ने नारा दिया कि जो व्यक्ति जो शांति नहीं अपितु युद्ध, और जो व्यक्ति युद्ध नहीं करता वो समाप्त हो जाते, जो जाति युद्ध नहीं करती वो समाप्त हो जाती है। इस बात के सिद्धांत के ऊपर जोर दिया। इसकी कुछ विशेषताएं हैं फासीवाद की, और मुसोलिनी के नेतृत्व में भी और वैसे भी। फासीवाद सर्व सत्तात्मक यानी राज्य सर्वश्रेष्ठ है, इस बात का प्रचार करता है। ये कहते हैं एक दल, एक नेता और एक शासन तंत्र, इससे आगे दूसरा कुछ नहीं हो। केंद्रीकरण हो, और जो है अगर कोई बोले तो उसको दमन कर दिया जाए, उसको जो है उसको खत्म कर दिया जाए। इस विचारधारा में ये विश्वास करते हैं। फासीवाद सैनिकवाद में विश्वास करता है। ये कहते हैं कि जिस राष्ट्र के पास जितने अधिक सैनिक होंगे, सैनिक शक्ति स्ट्रॉन्ग होगी, वो राष्ट्र जो है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। फासीवाद लोकतंत्र, गणतंत्र, इन सभी परंपराओं का विरोध करता है। फासीवाद साम्यवाद का विरोध करता है। फासीवाद शांति को प्रगति के लिए बाधक मानता है। यह कहता है शांति नहीं, युद्ध करो, जब जितने ज्यादा उपनिवेश हम प्राप्त कर लेंगे हम आगे बढ़ेंगे। और जो है ये जो है दूसरे व्यक्तियों को पैरों के तले रोंदने की बात करते हैं। बड़ा फासीवाद की जो विशेषताएं जो है, व्यक्तिवाद का विरोधी, विस्तार की नीति, ये सभी नीतियां फासीवाद की। बेटा मन्नू बताओ, यहां तक समझ में आया? आप मुसोलिनी को पढ़ाऊं से पहले यहां तक बताओ। रेणु आया कि नहीं? रेणु आ गया, अंजू, रवि, ठीक है, आगे चलें। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को एक बहुत एक्स्ट्रा वाइड उसमें बताया। आप पॉलिटिकल साइंस में भी कर सकते हो, ये जब आपका पॉलिटिकल का हो, फासीवाद के संदर्भ में तानाशाही का जो सिस्टम था वो, ये यहाँ भी मैंने उसको खोल के कोशिश की फासीवाद है क्या, और अलग अलग विचारकों के जो विचार हैं वो भी देने का प्रयत्न किया। अब आता बेटा मुसोलिनी। अब मुसोलिनी क्या था? सबसे पहले बात तो ये आती है, सबसे पहले बात ये आती है कि मुसोलिनी का जन्म 19 जुलाई 1883 ईस्वी को होता है, इटली के डोविया
के निकट वेरानिडी कोस्टा में इसका जन्म होगा। अब पिता जो है इनके लोहार का काम करते, लोहे का काम करते, लोहार है। इनकी माता एक शिक्षक अध्यापिका है, टीचर है। मुसोलिनी स्वयं पढ़ा और अपनी मां की पदचिन्हों पर चलते हुए एक शिक्षक बना। मुसोलिनी जो है एक शिक्षक के रूप में सबसे पहले अपना कार्य प्रारंभ करता है। हिटलर एक कारपेंटर के रूप में करता है और जो है एक लोहार फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरा कहता है अब उच्च शिक्षा लेने खातिर इसने अपनी नौकरी छोड़कर उच्च शिक्षा लेने के लिए ये गया स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया। वहां समाजवादियों के प्रभाव में आ गया। सबसे पहले ये समाजवादी विचारधारा में इसका बिलोंग करता है। हिटलर भी करता है, ये बात ध्यान रखना। समाजवाद से ये व्यक्तिवाद की तरफ पहुंचते हैं, ये तानाशाही की तरफ पहुंचते हैं, फिर समाजवाद के उतने ही कट्टर विरोधी हो जाते हैं ये लोग। यहां गतिविधियां चलती है समाजवाद के बारे में। अब स्विट्जरलैंड की सरकार ने इनको पकड़ लिया और जो है इसे देश निकाला दे दिया। ये अपना देश में आ गया। अब जब ये अपने देश में आया तो समाजवादी के प्रभाव में यहां भी रहा। 1912 में ये एक कहते स्वयं द्वारा प्रकाशित अवंती नामक समाचार पत्र प्रतिपादित किया। इसमें क्या कहा? इसमें इसने कहा था कि राष्ट्रीय झंडा गंदा चिथड़ा है, अतः उसे गटर में फेंक देना चाहिए। और 1922 में उस बात को, यानी जो तानाशाही राजा की को हटाने की बात जो 1912 में करना गई। मुसोलिनी प्रथम विश्व युद्ध में मुसोलिनी के विचार समाजवादी विचारधारा से अलग हो जाते हैं। समाजवादी विचारधारा से अलग हो जाते हैं। यहां इटली के अंदर दो प्रकार की विचारधारा युद्ध काल में चली हुई थी। एक विचारधारा थी जिसको हम दक्षिणपंथी कहते थे, दक्षिणपंथी विचारधारा। इस विचारधारा में कहते हैं कि इटली युद्ध में शामिल करने की बात करते हैं, कर दो भाई, हो गया युद्ध में शामिल तो सारे लोग इकट्ठे हो जाओ। दूसरी तरफ वामपंथी समाजवादी हैं जो युद्ध के विरोधी थे। दो प्रकार की विचारधाराएं चलती है, दक्षिणपंथी युद्ध के समर्थक, दूसरा वामपंथी जो समाजवादी बोलते थे, वो युद्ध के विरोधी थे। मुसोलिनी ने जो है यहीं से, क्योंकि ये युद्ध का समर्थन करता है, अब समाजवादी दल इसने अपना बाहर निकाल दे, भाग जाए ऐसे। जब इसको दल से बाहर निकाल दिया गया, अब क्या हुआ? अब मुसोलिनी जो है इनके प्रभाव में आ गया, दक्षिणपंथियों के युद्ध के समर्थकों के प्रभाव में आ गया और समाजवाद का कट्टर विरोधी बनने लग गया। धीरे धीरे मुसोलिनी के चारों तरफ दक्षिणपंथी लोग, या मैं कहूं कि युद्ध के समर्थक और समाजवाद के विरोधी जो लोग थे, उन लोगों का सारा एक हजूम तैयार होने लग गया। 1919 में मुसोलिनी के द्वारा इतावली संघर्ष कार्यवाही समिति बनाई गई। इनका नारा वही था कि जो है क्रांतिकारी साधनों से इस देश को विश्व की नंबर 1 शक्ति बनाना है। 1919 में फासीवाद जो दल स्थापित हुआ, उसका एक नारा था कि जो केवल एक दल, एक नेता, एक पार्टी और एक देश। और 1922 ईस्वी में मुसोलिनी सत्ता स्थापित करता है। 1922 में जब सत्ता स्थापित करता है तो मुसोलिनी की जो फांसी दल था, इनकी काली कमीज थी, काली कमीज पहनते थे ये लोग, और हथियारबंद दस्ते गठित कर दिए इन्हें। विरोधियों की सभाओं को भंग करने के लिए कार्य किया गया था। ये काम हिटलर के द्वारा भी जो नाजी उसमें किया गया था। इसने कई तरीके अपनाए देश की उन्नति के लिए। इसने जो है सबसे पहला अनिवार्य सैनिक सेवा बंद कर दिया। इससे जो है रोजगार के और नए तरीके अपनाए। इससे जो है इटली में लोगों में जो विख्यात होने लग गया। इसके साथ साथ राष्ट्रीय नेता आमोद प्रमोद की जो बातें हैं, उसके स्थान पर राष्ट्र को विकसित करने का कार्य किया।
इसने कृषि योग्य भूमि बनवाई, सड़कों का जाल बिछवाया, उद्योगों की उन्नति के लिए कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप इटली जो है देखते ही देखते जो है औद्योगिकरण के मामले में अग्रसर होगा। रेलवे का विकास करवा दिया, बंदरगाहों का निर्माण करवा दिया, स्कूल खुलवा दिए, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। ये सारी बातों से ये जो है जर्मनी में बड़ा जो है इटली में बड़ी चेंजिंग आती है और लोग इसे अपना नेता स्वीकार कर लेते हैं। थोड़ी ग्रह नीति में थोड़ी चेंजिंग होती है। कहते हैं कि राज्य की समस्त फासीवादी राज व्यवस्था में क्या करता है, संसद के ऊपर जब इसको प्रधानमंत्री बन जाता है, अब इसने चुनाव करवाए और चुनाव में व्यवस्था चेंज कर दी बहुमत के आधार पर। इसने कहा कि जिस आदमी को चुनाव में, निर्वाचन में, अगर जिस दल को सबसे अधिक मत प्राप्त हो जाए तो ऑटोमेटिक ये मान लिया जाए कि 2/3 बहुमत उसके बंदे का चुनाव का अधिकार है। एक आदमी का चुनाव कर लिया, मान लिया, और वो आदमी का चुनाव करके उसके बाद जो वो जीत गया तो सारी कहते 65% मत मिल गए, इसकी बहुमत मिल गया इसकी। अब बहुमत लोगों को डराया धमकाया, कैसा भी कार्य कराया, बहुमत मिल गया। इसके साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ सेना प्रमुख का कार्य भी इसने अपने हाथ में ले लिया। 1926 के अंदर सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर एक मात्र दल रख दिया और उस दल का नाम था फासी दल। इसके स्थान पर अन्य दल जो उनको समाप्त कर दिया गया। इटली का बेटा ध्रुवीकरण भी हो गया। अब एक पोप के साथ समझौता करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये जो है लाखों एकड़ भूमि को, जो है दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाता है, लाखों एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाता है और उससे जो है नहरों का, बांधों का पता नहीं क्या निर्माण करता है। इससे इटली की आर्थिक स्थिति बेटर होगी थी, पहले बहुत डाउन हुआ करती, बेटर स्थिति होगी थी। युद्ध काल के बाद इटली एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आता है। पोप, अब पोप वाला रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था बेटा। 1870 में जब रोम के ऊपर, पहले पोप के अंतर्गत था, फ्रांस की सेना चली गई युद्ध में भाग लेने के लिए पर्सा के खिलाफ। यहां क्या हुआ, यहां जो है पोप अपने आप को, पोप की सारी संपत्ति छीन ली। पोप कहता था कि मैं वेटिकन सिटी का बंदी हूं, एक वेटिकन शहर के अंदर छोड़ दिया उसने, बस। अब एक बात थी, कहते कि ये स्वयं धर्म को नहीं मानता, मुसोलिनी धर्म को नहीं मानता, लेकिन मुसोलिनी की एक बात थी, उसको पता था कि लोगों की बड़ी श्रद्धा है, और इटली के लोगों की नहीं, अभी तो पूरे यूरोप के लोगों की, जहां जहां ईसाई प्रजा है, इन लोगों की बड़ी श्रद्धा है। तो इसने उस श्रद्धा से खेलने का मन बना लिया। इसने जो है राजनीति का सहारा लिया। मुसोलिनी ने 11 फरवरी 1929 ईस्वी को, पोप का नाम था PS 11 के साथ बेटा एक समझौता किया। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक समझौते हुए। सबसे पहले इसने क्या करा, वेटिकन नगर जो था उसको एक स्वतंत्र नगर मान लिया। आज एक वेटिकन छोटा देश भी कह देते हैं, वेटिकन जो है एक अलग देश हो गया एक किस्म का। रोम के साथ संबंध रहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, उसको एक अलग मान लिया। अब उसको, यानी पोप को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया, अपनी शर्त अपनी भी उसकी भी। कहते उसको दूसरे देशों में अपने राजदूत भेजन की और वहां से बुलाने की अथॉरिटी दे दी। उसकी जो संपत्ति जो कुड़क करी गई थी, वो संपत्ति का भी बात कर ली, वह दे देंगे, ले अर्जाना देंगे उसका, ये बात भी होगी। पोप को संतुष्ट किया गया। अब पोप अपने आप को पहले वेटिकन सिटी का बंदी कहा था, अब इन्हों का मैं वेटिकन सिटी का बंदी नहीं, अब स्वतंत्र हूं मैं। इस बात का प्रभाव अन्य पूरी की पूरी जो कैथोलिक जनता थी, कैथोलिक धर्म को अपने देश का धर्म घोषित किया। कैथोलिक जनता सारी की सारी मुसोलिनी को अपना नेता मान लिया। मुसोलिनी अपना नेता है भाई। मुसोलिनी की कुछ विदेश नीति, मुसोलिनी अपने देश को स्ट्रॉन्ग के साथ साथ मुसोलिनी ने कुछ विदेश नीति बनाई। सबसे पहले मुसोलिनी कहा करता था, इटली का विस्तार उसके जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। इटली का विस्तार होना चाहिए, उसका विनाश हो जाएगा।
यानी इटली युद्धों के लिए प्रोत्साहित करता है। ये कहता है कि इटली का विस्तार होना चाहिए, ना इटली समाप्त हो जाएगा, और युद्धों को सरेआम बढ़ावा देने की बात करता है। अब कुछ अधिकार लेता है, इसकी राजनीतिक स्थिति आती है। बेटा, रोड्स डोडेन लीज द्वीप समूह पर अधिकार। इटली, एक बात देखता मुसोलिनी कि यार समुद्र में है सारा, आप इसका मैप देखना, एड्रियाटिक सागर, भूमध्य सागर, ये सारे के सारे में घिरा हुआ है सारा, उसके बाद भी समुद्री शक्ति नहीं है। इटली ने अपनी समुद्री शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न किया। उसका यह मानना था कि यार मैं तो जो जिब्राल्टर मार्ग है वो तो इंग्लैंड कब्जा कर रहा है, दूसरे मार्ग है सवेज नहर कोई बंद कर दिया कल ने। इटली का क्या रहा? तो इटली में क्या कहता है, इटली में यह अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। यह कहता है कि इटली तो भाई एक बंदी है, नुन तो इंग्लैंड रोक लेगा, नुन सवेज नहर बंद हो जाएगी, मिस्र रोक लिया कल, ये जो और देश रोक लेंगे। इटली क्या गया, तो अपने लिए अधिकारों की डिमांड करता है। अब इटली ने क्या करा, सबसे पहले कहा कि पेरिस शांति सम्मेलन में भूसागर के पूर्वीय भाग रोड्स और डोडेन लीज द्वीप समूह पर दावा करता है। ये लंदन की गुप्त संधि का एक आधार है, उन पर दावा करा था। अरे ये जो है 1920 की सेबर्स की जो संधि हुई थी तुर्की के साथ, उसमें इटली को इनका अधिकार छोड़ना पड़ गया, लेकिन लुसान की संधि में इनको मान लिया गया था। इन संधि को मान लिया। इससे क्या हुआ, इससे जो है इटली की प्रतिष्ठा है, जो इटली में मुसोलिनी की प्रतिष्ठा बढ़ गई। फयूम बंदरगाह, जो फयूम बंदरगाह जिसकी जो डिमांड इटली फर्स्ट वर्ल्ड वार जिस के दौरान की गई थी, और जिस बंदरगाह के लिए इटली का प्रधानमंत्री ऑरलैंडो छोड़ के आ गया था, इसको प्राप्त कराया। युगोस्लाविया में मतभेद था दोनों में, लेकिन मुसोलिनी क्या करा, युगोस्लाविया के दावा बढ़ाया, दबाव बढ़ाया, भाई युद्ध हो जाएगा ना, तो सीधा युद्ध का नारा दिया कि युद्ध हो जाएगा। अब यूरोप का माहौल भी चेंज है, फ्रांस इंग्लैंड तो को लेना ही नहीं यूरोप से, फ्रांस कुछ नहीं करता, फ्रांस इसमें चाह कर इटली जो है जर्मनी का ना चले जा, इसलिए इसने युगोस्लाविया पे दबाव बनाकर फयूम का उपनगर था पोर्ट बारोस, इसको ले लिया और फयूम पे फिर अधिकार कर लिया। एड्रियाटिक सागर में अपनी स्थिति को मुसोलिनी ने अब मजबूत कर लिया। बेटा, इसके दौरान कुछ और काम करता है, ट्रांजियर की घटना घटती है। मुसोलिनी भूमध्य सागर में इटली के लिए एक झील बनाने की एक प्रयत्न करता है ताकि इटली की स्ट्रॉन्ग स्थिति रहे। यहां फ्रांस, स्पेन और इटली, फ्रांस, स्पेन और इटली में एक वार्ता होती है, और वार्ता के तहत यहां मुसोलिनी की शक्ति बढ़ती है, और मुसोलिनी इन तीनों बराबरी राष्ट्रों के मध्य जब एक समझौता होता है, उस समझौते के तहत इसकी प्रतिष्ठा अपने देश से बढ़ जाती है। इथोपिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। इथोपिया जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश था, और 1896 ईस्वी में इथोपिया में इटली की सेना पराजित हुई थी। इटली की सेना पराजित हुई थी, और यह युद्ध हुआ था अडोबा का युद्ध। इटली बुरी तरह पराजित हुआ था। एक बात और भी हुई थी, ये हुआ था कि एक यूरोप का देश, एक अफ्रीका महाद्वीप के देश ने, ये विभिन्न देशों के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण था उस टाइम, कि इथोपिया जब छोटा देश जो है इटली को पराजित कर सकता है, यूरोप की शक्ति को पराजित कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। एशिया महाद्वीप के देशों ने जो है, भारत में भी ये सिस्टम रहा था, भारतीय लोग इससे प्रेरणा लेते थे। इसी दौरान कुछ घटना घटी। 1931 ईस्वी में जापान ने बेटा मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया था, और राष्ट्र संघ देखता रह गया, तो रोक के नहीं पाया था उसकी। और जर्मनी में नाजीवाद का उदय हो गया था 1933 में। इस अवसर का लाभ उठा के और जो है
मुसोलिनी ने इथोपिया पर अटैक कर दिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। इससे जो है मुसोलिनी की शक्ति अपने देश में जबरदस्त रूप से बढ़ी। रोम बर्लिन टोक्यो धुरी, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी। अब क्या हुआ, इससे पहले ऑस्ट्रिया के ऊपर नाजी हिटलर ने अपना अधिकार करने का प्रयत्न किया था। मुसोलिनी ने कहा था कि मैं अपनी सेना भेज दी जाएगी, यानी लड़ाई की बात आ गई थी। अपना पैर जो पीछे जो खींचना पड़ गया था हिटलर को। लेकिन अब जब अबिसीनिया की बात आई ना, यो इथोपिया ने अबिसीनिया कहते थे, तो मुसोलिनी का समर्थन कर दिया जर्मनी ने, नाजी ने, हिटलर। तो इसकी मित्रता इसका नहीं होगी। 1936 में इटली और जर्मनी में एक समझौता होगा। रोम बर्लिन, रोम इटली की राजधानी, बर्लिन जर्मनी की राजधानी, इन दोनों के मध्य एक समझौता, रोम बर्लिन कहते हैं। और टोक्यो जापान की। और बेटा 1937 में जापान भी आ मिला। रोम बर्लिन टोक्यो, इनको धुरी राष्ट्र भी कह देते। एक समझौता होगा और समझौते के तहत मुसोलिनी ने जो 1937 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी छोड़ दी। अब इन तीनों का गठजोड़ बन गया और ये दूसरे विश्व युद्ध के लिए एक बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ। एक स्पेन में गृह युद्ध में हस्तक्षेप की बात और भी आती है। 1936 ईस्वी में, जुलाई 1936 में स्पेन में गृह युद्ध हुआ। जब स्पेन में गृह युद्ध हुआ तो उसका जो जिसने गृह युद्ध कराया था उसका नाम था बेटा जनरल फ्रैंको। इटली के मुसोलिनी ने और जर्मनी के हिटलर ने, दोनों ने इस स्पेन के विद्रोह में जनरल फ्रैंको का सहयोग किया। इन दोनों देशों की वायुसेना ने, स्पेन के नगरों के ऊपर बम वर्षा की थी। माहौल जो पूरा चेंज हो चुका था। कुल मिला के अब हम कह सकते हैं कि जो है मुसोलिनी ने इटली के अंदर अपनी एक सत्ता कायम की, जो अधिनायकवाद, जो पूर्णतः अधिनायकवाद को मानती है, पूर्णतः तानाशाही में विश्वास करती है, लोकतांत्रिक पद्धति का विरोध करती है, व्यक्तिवाद को समाप्त करके राज्य को व्यक्तियों के अधिकारों को समाप्त करके राज्य को संपूर्ण अधिकार देती है और इसे ईश्वरीय मान्यता देती है। व्यक्तिवाद और समाजवाद का ये विरोध करते हैं। कुल मिला के हम कहें कि जो है मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली के अंदर सब कुछ समाप्त हो जाता है और केवल एक चीज़ रहता है, एक दल। यहाँ तानाशाही स्थापित हो जाती है और जो है इसकी नीतियों के कारण रोम बर्लिन टोक्यो धुरी राष्ट्र, तीनों राष्ट्र इकट्ठे हो जाते हैं और जो है विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के लिए इटली एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और विश्व युद्ध के बाद मुसोलिनी को फांसी दे दी जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये अपना